हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका प्रश्न और कथन के फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन का देखिएगा यहाँ पे निर्देश क्या दे रखा है। बोला है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर के लिए कौन सा कथन जरूरी है और पर्याप्त है उसकी पहचान करें। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न है हमारे पास कि राजेश विजय के साथ किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें राजेश और विजय के बीच का संबंध पता करना है। प्रश्न यही है। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि राजेश और विजय के बीच में क्या रिलेशन है। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए दो कथन है आपके पास। हमें यह पता करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो अब हम लोग पहला कथन देखते हैं कि पहला कथन क्या है। तो बोला है कि राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है। राजेश कौन है? राजेश विजय की सासू माँ का बेटा है, यानी राजेश विजय का साला हो जाएगा। तो पहले कथन से राजेश और विजय के बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। राजेश कौन है? विजय के सासू माँ का इकलौता बेटा है। इसका मतलब राजेश कौन हो जाएगा? विजय का साला हो जाएगा। सासू माँ का इकलौता बेटा मतलब राजेश कौन हो जाएगा? विजय का साला हो जाएगा। तो राजेश और विजय का रिलेशन यहां से निकल गया। दूसरा देख लीजिए क्या है। बिना राजेश की इकलौती बहन है। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजेश और विजय के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए दूसरे कथन की आवश्यकता नहीं है, और केवल दूसरे कथन से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल आंकड़ा 1 पर्याप्त है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वह किसी भी टॉपिक से रिलेट करके पूछा जा सकता है। वह मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक हो सकता है, वह रीजनिंग का कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लॉक से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। बोला है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन कहने का मतलब होता है 24 घंटा में, पूरे दिन, यानी कि 24 घंटा में घड़ी कितना तेज हो जाता है? 15 मिनट तेज हो जाता है, यानी 15 मिनट ज़्यादा समय यह दिखाएगा 24 घंटा में। आगे देखिए क्या बोला है। यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिलाया गया है घड़ी को किस समय? दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे घड़ी को मिलाया गया। तो हम लोगों से पूछा गया है कि 4 बजे पूर्वाह्न को, देख लीजिए 4 बजे पूर्वाह्न को, 4 बजे अपराह्न नहीं बोला है। अगर 4 बजे अपराह्न बोला गया होता तो 12 बजे ठीक किया जाएगा, 4 बजे अपराह्न तक में 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है? 4 बजे पूर्वाह्न। तो 12 बजे से 4 बजे अपराह्न तक में 4 घंटा, और 4 बजे अपराह्न से फिर 4 बजे पूर्वाह्न, यानी कि कुल मिला के 16 घंटा का यहाँ पे चक्कर है। ठीक है, तो बोला है कि 4 बजे पूर्वाह्न को यह कितना समय दिखाएगा। तो गौर से समझिएगा। सबसे पहले एक एक नियम लगा कि हम यह पता करेंगे कि 16 घंटा में घड़ी कितना फास्ट होगा। तो घड़ी 15 मिनट तेज हो जाता है। गौर से देखिएगा, 15 मिनट घड़ी तेज हो जाता है कितने घंटा में? 15 मिनट घड़ी तेज हो जाता है 24 घंटा में। इतना डाटा तो क्वेश्चन में दे रखा है। एक दिन में देखिए प्रतिदिन 15 मिनट तेज, यानी कि 24 घंटा में 15 मिनट तेज। तो इतना तेज हो जाता है इतने घंटा में। इसलिए हम यह पहले पता करेंगे कि कितना मिनट तेज हो जाएगा। यह 16 घंटा में, क्योंकि यहाँ पे जो समय है वह कितना घंटा है? 16 घंटा। 12 बजे ठीक किया गया, 4 बजे पूर्वाह्न, यानी 12 बजे से 4 बजे अपराह्न तक में 4 घंटा, और 4 बजे अपराह्न से 4 बजे पूर्वाह्न, अपराह्न से पूर्वाह्न में बदलने के लिए 12 घंटा, यानी 12 बजे दोपहर 12 बजे से 4 बजे पूर्वाह्न तक में कुल मिला के 16 घंटा होगा। ठीक है, तो 16 घंटा में घड़ी कितना फास्ट हो जाएगा यह पता कर लेंगे एक एक नियम से। 15 मिनट फास्ट होता है 24 घंटा में, इसीलिए कितना मिनट फास्ट होगा? 16 घंटा में। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। आवर से देख लीजिए, आवर कैंसिल, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 तरीक 24, नीचे से नीचे वाला कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जो वैल्यू बचा है। तो 2 पंचे 10 मिनट,
10 मिनट घड़ी फास्ट हो जाएगा कितना घंटा में, 16 घंटा में। तो 16 घंटा में ना घड़ी हमारा कुल मिला के 10 मिनट तेज हो जाएगा, 10 मिनट फास्ट हो जाएगा। तो जब समय 4 बजे होगा उस समय यह क्या दिखाएगा, 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 4:10 पूर्वाह्न दिखाएगा, क्योंकि घड़ी जो है वह 16 घंटा में कुल मिला के कितना फास्ट होगा, घड़ी 16 घंटा में कुल मिला के 10 मिनट फास्ट होगा। तो समय 4 बजे होगा तो वह दिखाएगा 4:10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगले क्वेश्चन को देखिए, इससे रिलेटेड आज हम लोग कुल मिला के 3 क्वेश्चन करेंगे और इसी तीनों टाइप का क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से है। चलिए तीसरे क्वेश्चन से पहले हम शुरुआत करते हैं। यह दूसरा है और यह तीसरा क्वेश्चन है। यहां से आइए शुरुआत करते हैं, फिर बाकी के दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, देखिए बाएं को हम एल से दर्शाएंगे, एल फॉर लेफ्ट, बाएं से 10वां यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, और दाएं से 11वां और राइट से 11वें अक्षर के बीच का अक्षर हमें बताना, इन दोनों अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, किन्हीं दो अक्षर के बीच का अक्षर कैसे निकालते हैं। क्या बताना है हम लोग को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा है। हमें अच्छी तरह से पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिला के 26 लेटर होता है, ए से लेकर के जेड तक। अब जब भी बीच का अक्षर आपको निकालना होगा, जब भी मध्य का अक्षर निकालना होगा, तो यह दोनों पोजीशन आपको सेम करना पड़ेगा, दोनों पोजीशन सेम करना पड़ेगा। तो लेफ्ट को हमेशा जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आप क्या करिए, जो राइट है उसको भी बदल लीजिए लेफ्ट में, जो पोजीशन आपका राइट से दे रखा है उसको भी क्या करना है आपको, उसको भी आपको बदल लेना है लेफ्ट में। तो आप एक चीज सोचिए जरा सा कि जो अक्षर दाईं ओर से 11वें नंबर पर होगा वह बाईं ओर से किस स्थान पर होगा। जो दाएं से 11वें नंबर पर होगा उसका बाएं से कोई ना कोई तो स्थान होगा, तो बाएं से कितने नंबर पर होगा। तो जब भी पोजीशन बदलना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह, जब भी पोजीशन बदलना हो यानी कि बाएं को दाएं में बदलना हो या फिर दाएं को बाएं में बदलना हो, तो आप हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा, जितना टोटल लेटर होगा उससे 1 ज्यादा में से। यानी कि यहां पे पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम लोग 27 में से माइनस करेंगे। टोटल 26 लेटर होता है, हम माइनस कहां से करेंगे, 27 में से। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, तो टोटल 26 लेटर हम 27 में से 11 माइनस करेंगे। यह जो 16वां स्थान आया है यह आपका क्या है, पोजीशन आपका इंटरचेंज हो गया। जो भी लेटर दाईं ओर से 11वें नंबर पर होगा वह बाईं ओर से 16वें नंबर पर। अगर हम आपसे कहे कि कोई लेटर है जो दाईं ओर से 10वें नंबर पर है तो उसका स्थान बाईं ओर से बताइए, तो कहां से माइनस करिएगा, 27 में। 27 में से 10 माइनस करिए 17, यानी जो दाईं ओर से 10 नंबर पर होगा वह बाईं ओर से कितने नंबर पर होगा, 17 नंबर पर। तो जब भी मध्य का अक्षर निकालना पड़े तो आपका काम क्या होगा कि दोनों को दोनों को सेम करिएगा, मतलब पोजीशन सेम होना चाहिए। अब हमें बताना है इसके बीच का अक्षर, तो हम इन दोनों को जोड़ करके भाग करेंगे 2 से। तो 10 + 16 26, 26/2 कितना हो जाएगा, 13। और 13वां लेटर कौन है अंग्रेजी अल्फाबेट में, अंग्रेजी अल्फाबेट में 13वां लेटर एम है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का एम हो जाएगा। पहला हम काम क्या करेंगे, दोनों का पोजीशन सेम करेंगे। पोजीशन सेम करने के बाद क्या करेंगे, दोनों का औसत निकालेंगे, मतलब जोड़ के 2 से भाग। तो 10 और 16 26, 26/2 13, जो 13वां लेटर होगा वही आंसर होगा। और अंग्रेजी अल्फाबेट में 13वां लेटर कौन है, एम। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, 5वां ई है, 10वां जे है। उसी तरह से 13वां लेटर कौन है, एम। 18वां लेटर आर है। हर एक लेटर का पोजीशन हम बहुत अच्छी तरह से आपको याद करा चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे ताकि आप जाकर के उसे देख सके। इसके अलावा आप चाहे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, ग्रुप डी स्पेशल 2022, उसके अंदर उन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को शामिल किया गया है जो आपका ग्रुप डी से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि यहीं पे क्वेश्चन हमसे यह पूछ दिया गया होता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर और बाएं से 13वें अक्षर दोनों बाएं ही ले लेते हैं, क्योंकि दाएं भी होगा तो उसको हम बाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाएं से 20वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों पोजीशन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। पोजीशन सेम है, जोड़ के 2 से भाग करिए, तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33।
अब 33 बट्टा कितना आ गया, 33/2, औसत तो ऐसे ही निकालना है। यहाँ 26/2 13 आ गया, बट यहाँ पे 33/2 आ गया। अब यह नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बार बीच में एक नहीं बल्कि कितना अक्षर होगा, 2 अक्षर होगा। उन दोनों अक्षर को कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसमें से एक घटा के 2 से भाग करिए, तो 33 में से एक घटाएंगे 32/2 यानी कि 16वां लेटर होगा बीच में, और एक बार एक जोड़कर 33 और 1 34/2 यानी 17वां लेटर। 16वां लेटर है पी और 17वां लेटर है क्यू, यानी कि पी और क्यू जो है यह बीच में होगा किसके, यह बाएं से 13वां और बाएं से 20वें अक्षर के बीच का अक्षर। ठीक है, तो बीच का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको लिख करके आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों को जोड़ करके जब पोजीशन सेम होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिएगा, जो संख्या आएगा उस पोजीशन पे जो लेटर होगा वही आंसर होगा। अगर नहीं कटे तो एक बार एक घटा के काटिएगा, एक बार एक जोड़ के काटिएगा। नहीं कटने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक नहीं बल्कि कितना अक्षर होगा, 2 अक्षर होगा। अब आइए, एक तो आपका यह पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए किस तरीके से लिखा गया है, विपरीत क्रम में। तो जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे वैसे ही जो लेफ्ट में था वह राइट में चला जाएगा। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि बाईं ओर पहले क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, उसके बाद बी, और दाईं ओर क्या लिखते हैं, जेड। अब विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि दाईं ओर से पहला लेटर ए हो जाएगा और बाईं ओर से पहला लेटर आपका जेड हो जाएगा। मतलब पोजीशन बदल जाता है, जो पहले बाईं ओर था वह किस तरफ चला जाता है, दाईं ओर चला जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हम देखेंगे विपरीत क्रम, वैसे ही हम एक छोटा सा काम करना है, जो दाएं है उसको बाएं समझना है। तो दाएं से 19वां, यानी इसको हम क्या समझेंगे, बाएं से 19वां समझेंगे। ओके, आगे चलिए। और फिर दाएं से 11वां, इसको भी हम क्या समझेंगे, बाएं से 11वां समझेंगे। यही छोटा सा आपको काम करना है। कब, जब क्वेश्चन में क्या बोले, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम। विपरीत क्रम जैसे ही बोला जाए, जो दाएं होगा वह बाएं बन जाएगा, जो बाएं होगा वह दाएं बन जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। बीच का नहीं बताना इस बार, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन सेम है कि डिफरेंट, सेम है, तो इन नंबर्स को घटा लीजिए। तो 19 में से माइनस करिए 11, 19 माइनस 11 क्या होगा, 8 होगा। या तो देखिए एक से ज्यादा पोजीशन दिया जाता है तो या तो इन नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब पोजीशन डिफरेंट होगा तो जोड़ेंगे और जब पोजीशन सेम होगा तो घटाएंगे। सेम है तो घटा लिए। और किस ओर से, तो बाएं बोला है, और वैसे भी जो पहले आए, पहले बाएं होगा तो बाईं ओर से हमारा स्थान निकलेगा, पहले दाईं ओर होगा तो दाईं ओर से स्थान निकलेगा। दोनों बाएं हैं तो बाएं से ही, तो बाएं से 8वां लेटर हमारा आंसर होगा। और बाएं से 8वां लेटर कौन है, बाएं से 8वां लेटर आपका होता है एच, यानी विकल्प 2 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप बना सकते थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अब यहां पे देखिए क्या है, बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले आधे भाग को अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के एम तक जो है वह पहला आधा भाग है, और उसके बाद एन से लेकर के जो जेड तक है वह दूसरा इसको अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश और यह आपका दूसरा अर्धांश है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में, पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखिए, यानी कि इतना पार्ट जो है इसको विपरीत क्रम में लिख लीजिए। तो इधर आपका एम आ जाएगा और इधर आपका ए आ जाएगा, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। बाकी जैसे था वैसे ही रहेगा। इधर आपका कोई फर्क नहीं पड़ना है, एन टू जेड जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन पहले आधे भाग में क्या होगा, सब लेटर आपका चेंज हो गया है, क्योंकि पहले आधे भाग को हम उल्टे क्रम में लिख लिए इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक। बाकी इधर एन ओ पी क्यू आर एस टी जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अभी देख लीजिए 13वां लेटर ए होगा, बाकी 14वां एन, और 14 के बाद इधर जो भी होगा उसमें से किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। 14वां लेटर एन, 15वां लेटर ओ, 20वां लेटर टी, 21वां लेटर यू, यानी इस तरफ 14 के बाद 13 के बाद किसी का भी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। वह अंग्रेजी अल्फाबेट में जिस पोजीशन पर होगा यहां भी उसी पोजीशन पर, सिर्फ पहले आधे का पोजीशन चेंज हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहां पे क्या है आपका, यहां पे कुल मिला के यहां से लेकर के यहां तक में कितना लेटर है, 13 लेटर है। यहां से लेकर के यहां तक में कुल मिला के 13 लेटर है। ठीक है, बाकी उधर 13 लेटर है, टोटल 26। अब क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। अब प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां, बाएं से क्या है क्वेश्चन आपका, बाएं से 18वां। ओके, बाएं से 18वें
कि बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, कि बाएं 10वें अक्षर कौन सा होगा। जब भी पोजीशन 1 से ज़्यादा देता है तो इन नंबर्स को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, सेम रहने पर घटाते हैं। तो 18 में से 10 माइनस करिए 8, 8 किस ओर से, बाएं से, तो बाएं से 8वां लेटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाएं से 8वां लेटर सीधे हम कब आंसर कर लेते, एच, बाएं से 8वां लेटर एच सीधे आंसर कब कर लेते, जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता। यहां तो क्या बोला है, पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में। तो बाएं से 8वां लेटर यानी इस तरफ से एम से 8वां लेटर कौन होगा। अब इसका पता लगाना तो मुश्किल है कि एम से 8वां लेटर, बाएं से पहला लेटर यही है, तो यहां मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ए से डिस्टेंस पता करिएगा, ए से दूरी पता करिएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बाएं को दाएं में चेंज करेंगे। तो बाएं को दाएं में, क्योंकि दाएं में कौन है, ए है, उसको छोड़ दीजिए, इसी के बीच में हमारा आंसर आ जाएगा। और यहां से यहां तक में 13 लेटर है, तो हम इस बाएं को दाएं में बदलेंगे तो ए से स्थान पता चल जाएगा। ए से पहला लेटर ए होगा, दूसरा लेटर बी होगा, तीसरा लेटर सी होगा, चौथा लेटर डी होगा, 8वां लेटर एच होगा। ए से जैसे ही दूरी पता चल जाएगा हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो बाएं को दाएं में बदलिए, तो यहां से लेकर के यहां तक 13 लेटर है। तो पोजीशन बदलने के लिए हम टोटल +1 यानी कि 14 में से माइनस करते हैं। तो 14 में से 8 माइनस करिएगा, क्या होगा 6, यानी दाएं से छठा, मतलब ए से जो छठा लेटर होगा वही आंसर। और ए से छठा लेटर कौन होता है, एफ। ए से पहला लेटर ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई और छठा लेटर एफ, यानी एफ जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन, इन तीनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन इन तीनों में से पूछे गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे देखिए, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यह आपका कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। मतलब रिलेशन जो है वह कोडिंग के फॉर्म में दे रखा है। जैसे देखिए क्या बोला है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी गुना से क्या दर्शाया है, गुना से दर्शाया है पिता को। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, प्लस से क्या दर्शाया है, पुत्री को दर्शाया है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता, भाग से क्या दर्शाया है, भाग से माता को दर्शाया है। और ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है भाई, यानी माइनस से दर्शाया है भाई। ए माइनस बी मतलब ए बी का भाई है। पी माइनस क्यू यानी पी क्यू का भाई है। सिंबल से यहाँ पे रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, बस इतना ही अंतर है। बाकी यह क्वेश्चन नॉर्मल जो आपका ब्लड रिलेशन का था वैसे ही है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने सबसे बेस्ट एक तरीका बताया है। आपको कोई भी प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री बनाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। जेंडर के अनुसार क्या करना है, जो महिला होगी उसको सर्किल में रखना है और जो पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में रखना है। पहली चीज़, पुरुष को रखना है ट्रायंगल में, महिला को रखना है सर्किल में। दूसरी चीज़ कि इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर और जो बाद में आया है उसको नीचे रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता को रखना है और नीचे केवल उसके संतान को। किसी भी पर्सन के ऊपर केवल उसके माता पिता और नीचे केवल उसके संतान को रखना है, बस। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है यदि P भागा R माइनस क्यू गुना T है तो P का T से क्या संबंध। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के मदद से हमें क्या बताना है, P का T से क्या संबंध। तो देखिए पहले क्या, P भागा R, तो भाग का मतलब क्या है, माता, इसका मतलब P माता है R की। P माता है तो P रहेगी ऊपर, R रहेगा नीचे। इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर, जो बाद में आया है उसको नीचे। भाग का अर्थ क्या है, माता, तो P भागा R यानी कि P R की माता है। अच्छा, P का जेंडर भी क्लियर हो गया, P माता है तो यह कहाँ रहेंगी, सर्किल में। और R का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, लड़का का भी माता हो सकता है, लड़की का भी, तो R का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे R माइनस क्यू, माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो R भाई है Q का। R भाई है किसका, Q का, सेम जनरेशन साथ में रहेगा। और जेंडर किसका क्लियर हो गया यहाँ पे R का जेंडर क्लियर हो गया कि R जो है ना वह भाई है Q का, ठीक है, R भाई है Q का। Q भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब Q गुना T, गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब है पिता, मतलब Q पिता है T का। Q क्या है, T का पिता है, तो Q जो है वह कहाँ रहेगा, T के ऊपर रहेगा। और पिता है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। तो इसके बेसिस पर यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है उसके बेसिस पर फैमिली ट्री हमारा बनके हो चुका है तैयार। किसी भी पर्सन के ऊपर केवल उसके माता पिता, R के ऊपर R के माता पिता रहेंगे, Q के ऊपर Q के माता पिता होंगे, T के ऊपर T के माता पिता। अब गौर से देखिए, P माता है किसका, R का भी और Q का, दोनों भाई है। R भाई है Q का, Q भाई है R का, दोनों मेल ही है। Q पिता है T का और R कौन हो जाएगा, R हो जाएगा T के पिता का भाई, यानी R चाचा हो जाएगा। P कौन हो जाएगा, T का, T के पिता की माता, T के पिता की माता
पिता की माता यानी दादी, तो पी दादी हो जाएगा टी का। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है पी का टी से क्या संबंध, यानी पी कौन है, जिसके साथ का लगे रहेगा उसी का रिलेशन बताइएगा, ठीक है, इसका रिलेशन मत बता दीजिएगा। पी कौन है टी का, तो देखिए पी कौन है टी का, टी के पिता की माता यानी पी दादी है टी का, दादी यानी कि ग्रैंड मदर। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद यह चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, उसी प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम के माध्यम से हमें संगीतकार, कवि और कलाकार के बीच का संबंध, सही संबंध बताना है। वेन डायग्राम के माध्यम से हमें क्या बताना है, संगीतकार, कवि और कलाकार। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट विकल्प हमें लग रहा है कि संगीतकार और कवि दोनों किसके अंदर आएगा, कलाकार के अंदर। तो विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन गौर से समझिएगा, इसी में से, इन्हीं चारों में से हमें चुनना है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन है। लेकिन अगर हमें बनाना होता वेन डायग्राम तो हम कुछ ऐसे बनाते। देखिए यह हो गया आपका संगीतकार, और संगीतकार जो होगा उसमें से कुछ आपका कवि भी हो सकता है। इसकी तो पॉसिबिलिटी है ना कि संगीतकार में से कुछ कवि भी हो जाए और कवि कुछ संगीतकार भी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और यह दोनों किसके अंदर आएगा, कलाकार। तो यह सबसे बेस्ट वेन डायग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसके बाद सबसे बेस्ट आपका रिप्रेजेंटेशन इन तीनों के लिए यही है। तो हम विकल्प ए को चुने हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और एजप्शन से है। अवधारणा बोले, पूर्व धारणा बोले, धारणाएं बोले, अनुमान बोले, सब एक ही चीज होता है। ओके, चलिए अब यहां पे कथन क्या है, कथन को अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ने के बाद यह तय करिए कि कौन सा अवधारणा जो है वह इसके अंदर अंतर्निहित है। कथन और निष्कर्ष अलग चीज होता है, जो हम बार बार कहते हैं। कथन और निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो प्रमाणित सत्य होता है, वही आपका निष्कर्ष होता है। लेकिन जो अवधारणा होता है, जो पूर्व धारणा होता है, वह आपका अनुमानित सत्य होता है, जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है, वह आपका क्या होता है, वह अवधारणा आपका सही माना जाता है। लेकिन निष्कर्ष वही सही माना जाता है जो आपका निश्चित सत्य होता है। तो यह अवधारणा है, ध्यान रहे। अब कथन को पढ़ते हैं पहले अच्छी तरह से। मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है। वह क्या बोल रहा है कि मुझे बाइकों का मरम्मत करना पसंद है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं। अब इसके अंदर कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। भैया जब मैकेनिकल इंजीनियर होता तो बनना क्यों चाहता, तो पहला जो आपका यहाँ पे दिया गया है अवधारणा, वह इसके अंदर अंतर्निहित नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यह मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। अगर होता तो फिर बनना नहीं चाहता वह, ठीक है। चलिए, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, मैं बाइकों की मरम्मत किया करता था। देख लीजिए, मुझे बाइकों का मरम्मत करना पसंद है, इसका मतलब बाइकों का मरम्मत करता था। तो दूसरा जो है अवधारणा, यह जो अवधारणा इसके अंदर अंतर्निहित है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी हो जाएगा। ध्यान रहे, क्वेश्चन कथन और अवधारणा का है। अगर कथन और निष्कर्ष का होता तो मामला कुछ और होता। यहाँ पे कथन और अवधारणा, यह जो बात है वह आंशिक रूप से सत्य है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1%, 2% भी सही होगा तो वह आपका सही माना जाएगा कथन और अवधारणा के केस में। लेकिन कथन और निष्कर्ष के केस में जब 100% सत्य होगा वही सत्य माना जाएगा, जो प्रमाणित सत्य होगा वही सत्य माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन किसका है, कथन और निष्कर्ष का। निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा, ठीक है। किसके बेसिस पर, कथन के बेसिस पर। अपने मन से कुछ भी अनुमान नहीं लगाना है, जो आपका दैनिक जीवन है उसके अनुसार भी नहीं सोचना है, जो यहाँ पे कथन दिया गया है उसके अनुसार सोचना है। चलिए, 2 कथन है, अच्छी तरह से पढ़िएगा क्या है। कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं वे निश्चित रूप से काट लेते हैं, ऐसा बोला गया है यहाँ पे पहले कथन में। क्या बोला गया, फिर से देखिए। कुछ मेढक भौंकते हैं, वे सब मेढक जो भौंकते हैं निश्चित रूप से काट लेते हैं, मतलब जो भी मेढक भौंकता है वह पक्का काट लेगा। आगे, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते, कुछ मेढक जो है वह सांप को पसंद नहीं करते। यह 2 हमारा कथन हो गया। अब इसके बेसिस पर आप निष्कर्ष बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। देखिए, कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुछ मेढक भौंकते हैं तो कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा। यह बात जो है वह क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात किया है ना, आंशिक रूप से सत्य होने की बात कर रहा है। कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं होगा, तो कुछ
मेढक को सांप पसंद नहीं है और कुछ मेढक क्या है, भौंकता है। तो हो सकता है कि कोई भौंकने वाला मेढक हो जिसको सांप पसंद ना हो, इसकी होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ बात पॉसिबिलिटी की ही किया है, ठीक है। सकता है, सकने का मतलब आज बारिश हो सकती है, तो यह आंशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है। आज वर्षा होगी यह आपका कंफर्म है, ठीक है, 100% सही बात है, लेकिन आज वर्षा हो सकती है यह तो आपका आंशिक और आंशिक सत्य है। तो यह जो है यह सही हो जाएगा। दूसरा, कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि भौंके। कोई भी मेढक जो काट लेता है वह जरूरी नहीं कि भौंके, यह तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी काटता है वह भौंकता है। देख लीजिए, कुछ मेढक भौंकते हैं और वे सब जो भौंकते हैं निश्चित रूप से काट लेते हैं, यानी जो भौंकेगा वह काटेगा। तो कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि भौंके, नहीं, जो भौंकेगा वही काटेगा। तो दूसरा क्या है, गलत है। यानी हमारा आंसर क्या होगा, केवल एक तर्क संगत है, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से कथन और निष्कर्ष से ही है। अच्छी तरह से कथन को पढ़िए और यह पता लगाइए कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो आपका सही है। यहां से यहां तक कथन है और इसके बेसिस पर इन दोनों निष्कर्ष को हमें तय करना है। पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई है। पुस्तक मेला में क्या किया गया है, एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, इतना कथन है। पुस्तक मेले में एक लेखक की पुस्तक को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है और पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। अब इस बात से निष्कर्ष क्या निकलता है। पहला निष्कर्ष, आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदता है। क्या इससे यही निष्कर्ष निकलता है? नहीं। आम आदमी प्रदर्शनी से क्या खरीदता है क्या नहीं खरीदता है, इस बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्रदर्शनी में पेंटिंग भी खरीद सकता है, पुस्तक भी खरीद सकता है और भी कोई भी चीज़ खरीद सकता है। प्रदर्शनी बहुत सारी चीज़ों का लाया जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, गलत। दूसरा, महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की जाती है। क्या इस संदर्भ में कुछ इस कथन में बोला गया है कि महंगी पेंटिंग कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? नहीं। तो दूसरा भी क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष जो है वह आपका अनुसरण नहीं करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टॉपिक से है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। बोला है नगर डी एफ के पूरब में है। अच्छा देखिए, किस तरफ कौन सा दिशा लेते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा लेना है। ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, अपोजिट ही होगा। ऊपर में आपको लेना है उत्तर दिशा और नीचे में आपको क्या लेना है, दक्षिण दिशा। बस इतना ध्यान रहे। अब यहाँ बोला है कि नगर डी एफ के पूरब में है, तो सबसे पहले हम एफ को नगर एफ बनाए और एफ के पूरब यानी एफ के दाहिनी ओर हम किसको बना दिए, डी को बना दिए। नगर डी कहाँ है, एफ के पूरब। पूरब कहने का मतलब दाहिने तरफ। पूरब किस तरफ है, दाहिने तरफ। पश्चिम यानी बाएं तरफ। उत्तर यानी ऊपर में। दक्षिण यानी कि नीचे में। अब आगे नगर बी, नगर डी के उत्तर में। नगर बी कहाँ है, डी के उत्तर में। तो डी यहाँ पे है डी के उत्तर में यानी कि डी के ऊपर में। उत्तर किस तरफ होता है, ऊपर में। आगे नगर एच बी के दक्षिण में। अच्छा नगर एच कहाँ है, नगर एच बी के दक्षिण में। तो बी के दक्षिण में यानी बी के नीचे। तो बी के नीचे यहाँ भी हो सकता है, बी के नीचे यहाँ भी हो सकता है और बी के नीचे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एच यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। फिर से देखिए क्या बोला है, नगर एच बी के दक्षिण में। दक्षिण का मतलब नीचे। अब एच जो है बी के नीचे है, तो बी के नीचे यहाँ भी होगा। हो सकता है कि डी के ऊपर हो या फिर डी के बराबर में हो या फिर डी के नीचे हो, कहीं भी तो हो सकता है। सिर्फ बी के नीचे बोला गया है, तो बी के नीचे यह भी है, यह भी है, यह भी है। यानी कि एच का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे रखा है कि एच जो है वास्तव में डी के ऊपर होगा या डी के नीचे होगा या डी के समानांतर होगा। बी के नीचे कहने से तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि डी के रिस्पेक्ट में उसका स्थान क्या होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बोला है नगर एच नगर एफ के किस दिशा में। नगर एच एफ के किस दिशा में, अगर यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे ऊपर में होगा, ऊपर में यानी उत्तर पूरब में हो जाएगा। नीचे होगा, नीचे यानी कि इस दिशा में दक्षिण पूरब हो जाएगा और यहाँ पे होगा पूरब दिशा में हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। यहाँ पे उतना डाटा नहीं दिया गया है जिससे एच का पोजीशन जो है वो आपका स्पष्ट हो सके। इनमें से कोई नहीं आंसर कब करते, जब आंसर हम निकाल लेते। ठीक है, हम लोग एफ के रिस्पेक्ट में एच का स्थान निकाल लेते और जो स्थान हम निकालते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई भी जो स्थान निकालते, कोई भी जो दिशा निकालते, वो ऑप्शन में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग यह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में एच का पोजीशन क्या है एफ के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अपर्याप्त है। डीआई भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ आपको मिलेगा।
अगला देख लीजिए, रैंकिंग का यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक कक्षा में 80 लड़का, टोटल कितना लड़का है 80 में, एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है तो नीचे से स्थान बताना है। ऊपर से स्थान दिया है किसी व्यक्ति का, नीचे से स्थान पूछा है, यानी पोजीशन इंटरचेंज। और पोजीशन जब भी इंटरचेंज करना होगा तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा। तो टोटल 80 लड़का है तो हम माइनस करेंगे 81, तो 81 में से इस लड़के का जो नीचे से, सॉरी ऊपर दिया है ना, जो ऊपर से स्थान दे रखा है उसको घटा लीजिएगा तो नीचे से उसका स्थान पता लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 38। ध्यान रखिएगा, टोटल में से कभी माइनस मत करिएगा, टोटल प्लस 1 में से किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर आपको बदलना हो, एक्सचेंज करना हो, यानी ऊपर को नीचे में या नीचे को ऊपर में, बाएं को दाएं में या दाएं को बाएं में बदलना हो तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वर्ड फॉर्मेशन का यह आपका क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि इन चारों विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए हमारे पास इतना अक्षर है, अब इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है उसको आपको बताना है। तो गौर से देखिएगा आप, यहाँ पे इस वर्ड को देखिए तो इसमें आई कितना बार आया है, आई 2 बार आया है। और हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे जो वर्ड है उसमें आई कितना बार है, आई सिर्फ 1 बार है। तो हम ऐसा कोई शब्द नहीं बना सकते जिसमें आई 2 बार हो। तो विकल्प 4 जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आई यहाँ पे स्टॉक में 1 बार है तो हमें 1 बार ही आई का प्रयोग 1 बार करके ही कोई वर्ड बनाना है। जो भी यहाँ पे लेटर है उसी लेटर से हमें वर्ड बनाना है। तो इन तीनों वर्ड को बना सकते हैं, लेकिन इस वर्ड को नहीं बना सकते क्योंकि इसमें आई कितनी बार आया है, 2 बार, और स्टॉक में हमारे पास आई कितनी बार है, 1 बार। तो हमेशा जो लेटर रिपीट करेगा आपको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी का है। हमें क्या बताना है, 6 का जो संबंध 12 के साथ है 20 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा। 6 का जो संबंध 12 के साथ, 20 का वही संबंध किस लेटर के साथ, किस संख्या के साथ होगा। तो 6 से 12 कैसे बनाया होगा, 6 जोड़ के, क्या 6 और 6 12, तो 20 और 6 26, नहीं। 6 में इसका 2 गुना 12, तो 20 में इसका 2 गुना यानी 40, 20 60, 60 भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो सकता है, देखिएगा 6 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे 30 है, ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा। पूरी तरह से ऑप्शन डिपेंडेंट है कि जो आपने यहाँ पे पैटर्न सोचा अगर वह उस पैटर्न से ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका कैलेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख, ठीक है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख कहने का मतलब कि 17 तारीख का दिन तो पता हो गया हमें, 17 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। चाहे तीसरा सोमवार हो या पहला सोमवार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, दिन तो पता चल गया कि 17 तारीख को सोमवार है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। अब कौन सा दिन होगा जो इस महीने में 5 बार आएगा। 5 बार आने का कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, इसी क्वेश्चन से समझ लेते हैं। 17 तारीख को सोमवार है ना, तो अब 10 दिन, सॉरी 7, प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन चेंज होता है। तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा, ठीक है, 10 तारीख को भी सोमवार होगा 7 दिन पहले। फिर 3 तारीख को भी सोमवार होगा। इतना तो क्लियर हो गया, हाँ सर इतना तो क्लियर हो गया। प्रत्येक 7 दिन के अंतर पर दिन सेम हो जाता है। तो 17 को सोमवार, तो 7 दिन पहले 10 को भी सोमवार, फिर 7 दिन पहले यानी 3 तारीख को भी सोमवार। तो 3 तारीख को अगर सोमवार होगा तो 2 तारीख को रविवार और 1 तारीख को क्या होगा, शनिवार। 1 तारीख का दिन हमें पता लग गया है शनिवार। क्लियर, चलिए 1 तारीख को कौन सा दिन, शनिवार, और 2 तारीख को कौन सा दिन है, 2 तारीख को दिन आपका शुक्रवार है। अब एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जो भी दिन 1 तारीख को आएगा ना वह महीने में कुल मिला के 5 बार आएगा। तो 1 तारीख को शनिवार है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शनिवार उस महीने में 5 बार आए। अब इसका भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वह फिर कब आएगा, 1 तारीख को आएगा, फिर 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी 22 तारीख को, फिर 7 दिन बाद यानी कि 29 तारीख को। 29 7 ज़्यादा हो जाएगा। तो जो 1 तारीख को आएगा वह महीने में 1 2 3 4 5 बार आ सकता है, जो भी दिन 1 तारीख को आएगा। इसका मतलब कि महीना अगर 28 दिन का है, अगर यह तय कर दिया है क्वेश्चन में कि महीना 28 दिन का है, फिर तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा।
महीना अगर 28 दिन का है फिर कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, 7 चौके 28, हर दिन 4 बार ही आएगा। लेकिन अगर महीना कम से कम 29 दिन का है, कम से कम ध्यान रखिएगा 29 दिन का है, तो जो भी दिन 1 तारीख को आएगा ना वह महीने में 5 बार आ जाएगा। अब आगे चलिए और देखिए आप, जो भी दिन 2 तारीख को आएगा वह 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23 और 23 और 7 30। जो भी दिन 2 तारीख को आएगा उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वह महीने में आपका 5 बार आ जाए। अच्छा, जो भी दिन 3 तारीख को आएगा, ठीक है, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि यह महीने में कितना बार आ जाए, 5 बार आ जाए। लेकिन अगर 4 लेते हैं तो आगे 32 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर महीना 29 दिन का है तो सिर्फ 1 तारीख को आने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा। अगर महीना 30 तारीख का है तो 1 तारीख वाला तो 5 बार आएगा ही, लेकिन 2 तारीख वाला भी, 2 तारीख को भी जो दिन होगा वो महीने में 5 बार आ जाएगा। और अगर महीना 31 दिन का है तो फिर 1 और 2 तारीख वाला आने वाला दिन तो 5 बार आएगा ही, 3 तारीख को भी आने वाला दिन कितना बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। तो महीना 31 दिन का तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाला दिन महीने में 5 बार आ जाएगा। महीना अगर 30 दिन का तो 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आएगा। और महीना अगर 29 दिन का है तो इसका मतलब सिर्फ जो 1 तारीख को दिन आएगा वही महीने में 5 बार आ सकता है, और 28 दिन का है तो कोई भी जो दिन है वह 5 बार नहीं आएगा। यहाँ पे तो स्पष्ट ही नहीं किया है कि महीना कितने दिनों का है, स्पष्ट ही नहीं किया है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या था यहाँ पे कि जो भी दिन 1 तारीख को आएगा वो महीने में 5 बार। तो ऑप्शन में शनिवार है तो शनिवार हम आंसर चुनते। इन्हीं चारों में से कोई आंसर हमें चुन लेना है, ठीक है, 4 विकल्प दिया गया, इसी में से हमें चुन लेना है। तो हम आंसर क्या चुनेंगे, शनिवार। अगर मान लीजिए ऑप्शन में शनिवार नहीं होता फिर हम क्या चुनते, शुक्रवार चुनते। शनिवार नहीं रहने के केस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो 1 तारीख वाले का ही है ना, तो शनिवार चुनते, नहीं होता फिर हम शुक्रवार चुनते, यह भी नहीं होता फिर हम लोग शनिवार है, शुक्रवार है, सोमवार चुन लेते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, सोमवार, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, सोमवार है ना, तो सोमवार से पहले क्या हो जाएगा आपका, रविवार ना, 1 सेकेंड रुकिएगा। सोमवार से पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका सोमवार से पहले क्या हो जाएगा, सोमवार से पहले आपका रविवार होगा ना, यहाँ पे आपका रविवार होगा। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रविवार उससे पहले शनिवार, तो शनिवार कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। ओके, चलिए, तो 5 बार वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और यह आपका आखिरी क्वेश्चन भी था। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा आप लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।